हाँ बच्चों, तो मैं हूं आनंद सर और आपका स्वागत करता हूं एग्जाम पाठशाला विंग पे। इससे पहले एग्जाम पाठशाला बाय आनंद सर था नाम इसका, और आप सब तैयारी करते हैं, हम आपको तैयारी में मदद कर रहे हैं। सबसे पहले बात, हम सब उस फैमिली से आते हैं, उस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहां पैसा कमाना और गवर्नमेंट सर्विस करना बहुत ही मुश्किल काम है और अपने आप में एक इतिहास बनाना भी काम है। क्योंकि जिसके फैमिली में सर्विस हो गया है, अगर उसके फैमिली में अगर सर्विस होता है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं लगता है। लेकिन जहां जिस परिवार में सर्विस नहीं हुआ है, उस परिवार में अगर हम पढ़ करके मेहनत करके सर्विस करते हैं, अपने पिताजी के जो उम्मीद है उस पर अगर हम उतरते हैं तो एक इतिहास बनाना ही हमारे लिए हो गया है। तो जैसे कहा गया, इतिहास ऐसे नहीं बनता है, मेहनत करना पड़ता है। तो इतिहास क्या है? जैसे लीके लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत। कहता है लीके लीक गाड़ी चले और लीके चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले साई और सिंह सपूत। हाँ बच्चों, अगर नौकरी कर लेना ही हमारे लिए इतिहास है, अगर सभी इसी लीक पर हमारा खेती करते हैं, गाड़ी खेती करते रह गए, कोई बिजनेस करता है बिजनेस करते रह गए, जो भी चीज़ है वही करते रहे, तो हम कुछ नहीं कर पाते, हम इतिहास नहीं बना पाते। इतिहास बनाने के लिए जरूरी है कि उस पद चिन्ह को छोड़े जो हमारे पूर्वज गए, हम एक नया चीज करें। और नया चीज करने के लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, मेहनत चाहिए, साथ ही साथ एक कोच चाहिए। और ये कोच का काम हम कर रहे हैं आप लोगों को, खास करके बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, उम्मीद कीजिए अगर मेरी वीडियो पूरा देखेंगे तो आप बहुत दूर तक जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर साइंस भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, तो इसी प्रकार पढ़ाएंगे। आप मेरा वीडियो देखिए। और सभी भाई से निवेदन है कि अगर जो तैयारी नहीं करते हैं, अगर उसके पास मेरा वीडियो जाता है तो उस आदमी के पास जरूर शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, और एक बार उसे विश्वास दिला दीजिए कि मेरा वीडियो एक बार पूरा देखे। अगर देखेगा तो मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो को छोड़ेगा नहीं, और मेरे वीडियो को एक बार पूरा देख लिए तो बार बार देखेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि हमसे मेहनत करके पढ़ा रहे हैं और मंजिल तक आपको पहुंचाएंगे। क्योंकि हम सभी नौकरी करते हैं, मेहनत करके आते हैं, फिर पढ़ाते हैं। तो चलिए आपको मैं पढ़ाऊंगा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। इससे पहला पार्ट जो पढ़ाए थे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र में हम आरबीसी के बारे में पढ़ाए थे, रक्त के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ाए थे। इसके बाद आरबीसी के बाद जो है हम प्लाज्मा भी पढ़ाए थे। और निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे तो बहुत ही सरल ढंग से मैं फ्लोट चार्ट के सहारा से पढ़ाया हूं, और एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप एक बार मेरा चैप्टर देखिए जो मैं पढ़ाया हूं। अभी देखिए, अभी मैं पढ़ाऊंगा WBC। क्या ये WBC? तो WBC के बारे में कुछ फैक्ट चलिए। WBC के सबसे पहले ये कही देखिए उसका नाम क्या है। तो इसका नाम बोलेगा ल्यूकोसाइट। क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट से बोलेंगे। बहुत अच्छा। साथ ही साथ अगर और चीज बोलेंगे उसको तो ये देखिए व्हाइट ब्लड सेल बोलेंगे, और हिंदी में बोलेंगे श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण रक्त का ही पार्ट है। मैं आपको पढ़ाया था कि आरबीसी, WBC थ्रोम्बोसाइट, ये रुधिकाणु है। उस अगर ब्लड में से रुधिकाणु को छान लिया जाए तब जो बचता है प्रोटीन के साथ और जल के साथ, वो बचता है प्लाज्मा। मैं प्लाज्मा के बारे में आपको बता दिया हूं। और अगर प्लाज्मा से अगर प्रोटीन को निकाल लिया जाए, पूरे प्रोटीन निकाल लिया जाए, तो एक पीला पानी जैसा पदार्थ बचेगा, उसको क्या बोलेंगे? सीरम। ठीक, अब आगे चलिए। तो ये WBC का कार्य क्या है?
तो सबसे पहले ये हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हमारे पास WBC न रहे दोस्तों तो हम समय से पहले राम राम ऊपर चले जाएंगे, तड़पते हुए जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, यानी ये समझिए कि धरती पे हमारा अस्तित्व बहुत कम रह जाएगा, बहुत कम दिनों का रह जाएगा, क्योंकि हम जीवन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा काम है इसका प्रतिरक्षण संस्थान, प्रतिरक्षण क्या है? प्रतिरक्षण यानी रक्षा करना, शरीर का क्या करना? रक्षा करना। शरीर का सिपाही है, जिस प्रकार सीमा पर हमारे सेना होता है, आर्मी होता है हम सबको रक्षा के लिए, हानिकारक जो विश्व के विदेशी लोग होते हैं, विदेशी आर्मी होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, इससे रक्षा करने के लिए जैसे हमारे पास सिपाही हैं, हमारे पास आर्मी हैं जो हम सबको जान पे खेल करके हम सबको बचाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये WBC क्या होता है? वो भी अपनी जान पे खेल करके हमारे शरीर का रक्षा तंत्र का निर्माण करता है। क्या? रक्षा तंत्र। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब सवाल यह है कि आकार क्या होता है? तो हम आपको बताए थे कि WBC जो है आकार, तो जो आकार कोई खास पता नहीं है कितना बड़ा है, लेकिन RBC से छोटा होता है, कम होता है। सॉरी, RBC से छोटा नहीं, RBC से बड़ा होता है। RBC क्या है? ये RBC से, जो RBC का जो साइज होता है उसके RBC के आकार से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन संख्या क्या होता है इसका? संख्या कम होता है। किसके? RBC में। RBC का जहां पुरुष में होता है 5.5 लाख पर ml, महिला में होता है 4.5 लाख पर ml, लेकिन इनमें क्या होता है? इसकी संख्या कम तो छोड़िए, इसका हम लिखते हैं कि 5000 से कितना होता है? 9000। 5000 से 9000 तक इसकी संख्या होती है। अब इसकी संख्या में अगर कमी होगी तो बीमार, ज्यादा होगी तो बीमार। तो प्रकृति ने इस ढंग से करके रखा है कि एक सीमित संख्या, एक लेवल बना के रखा है कि इस लेवल में अगर है तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। अगर कम हो गया तो बीमारी का शिकार हो जाएंगे, ज्यादा हो गया तो भी किसी चीज का थोड़ा बीमारी का शिकार हो जाएंगे। तो इस स्थिति में अब देखिए कि जब 5000, तो अगर कम हो गया तो कम में क्या करेंगे? अगर 5000 से कम हो जाता है तो कम अगर होता है तो कम का हम क्या बोलेंगे? उसको ल्यूकोपेनिया। क्या बोलेंगे? अगर कम संख्या किसका? अगर ल्यूकोसाइट अगर कम हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया। लेकिन अगर ज्यादा हो जाता है तब क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? वही अगर ज्यादा हो गया संख्या तो बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। देखिए बहुत अच्छा है ल्यूकोसाइटोसिस। एक और चीज, ये जो है ना WBC जो है केवल रक्त वाहिनियां में नहीं बहती है। रक्त जो वाहिनियां है उसी में नहीं, रक्त वाहिनियां के बाद जो केशिकाएं होता है उस केशिका को भेदने की क्षमता होती है WBC में, और WBC रक्त केशिका को भेद देता है और भेद करके पूरे शरीर में घुस जाता है, पूरे शरीर में घुस जाता है और हर जगह पहुंच करके अपना काम करता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। चलिए, तो अब क्या करता है ये? केशिकाएं माने रक्त केशिकाएं का को भेद देता, क्या कर देता है?
पूरे शरीर में फैल जाता है, ये बहुत जरूरी है, फैल जाता है। ठीक ठीक है। अब देखिए एक चीज और होता है, हम ल्यूकेमिया के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो ल्यूकेमिया पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। और ल्यूकेमिया से पहले एक बार ये देखेंगे कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो निर्माण जो होता है इसका अस्थि मज्जा, देखिए अगर सिर्फ इसका बात करेंगे ल्यूकोसाइट का, तो अस्थि मज्जा में जहां लाल रक्त का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक वही होता है उसका। लेकिन एक चीज और होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का निर्माण क्या होता है? लिम्फ नोड में। यही चीज एक बार और याद रख लीजिए, इसमें लिम्फोसाइट क्या है, ये थोड़ा सा और इसको लिम्फोसाइट कर लीजिए। लिम्फोसाइट जो होता है इसका क्या निर्माण होता है? लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, ये भी देखना होता है। और जब ये अस्थि मज्जा में खराबियां आ जाती है तो क्या हो जाता है, वहां पे जब खराबी आ जाए तो होता क्या है, तो WC का बनना नियंत्रण से बाहर चला जाता है, कम या ज्यादा बनना शुरू कर देता है। जब अनियंत्रित रूप से WBC बढ़ना शुरू हो जाए तो उसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। और हम बोलते हैं देखते हैं कि ल्यूकेमिया हो जाता है। तो ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या है? ये ल्यूकेमिया क्या है? एक ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ल्यूकेमिया क्या है, हड्डी कैंसर है, रक्त का खराबी के क्या क्या होता है, आरबीसी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या फिर मतलब ये ल्यूकोसाइट में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, ल्यूकोसाइट में कमी हो जाती है। तो आपको बताना होगा कि ल्यूकोसाइट के अनियंत्रित वृद्धि, क्या अनियंत्रित वृद्धि क्या है ये ल्यूकेमिया? तो ल्यूकोसाइट की अनियंत्रित वृद्धि है, अनियंत्रित वृद्धि। ठीक, इतने चीजें हो गया, निर्माण हो गया आपका, ये सारा चीज हो गया, अनियंत्रित वृद्धि हो जाता है। अब थोड़ा हम आगे पढ़ाएंगे, तो चलिए अब क्या है, ये जो WBC है, WBC देखेंगे तो दो प्रकार का हो जाता है। उसमें कनिकाएं होती है। क्या होती है? कनिकाएं, कण। उसके WBC के अंदर जो द्रव्य होता है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य में जो है कनिकाएं उपस्थित हो, कनिकाएं उपस्थित नहीं होता है। इससे पहले एक और चीज था कि हीमोग्लोबिन भी इसमें उपस्थित नहीं होता। हीमोग्लोबिन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित, उसमें जगह नहीं था। साथ ही साथ WBC के बारे में देख रहे हैं, इसमें और एक चीज क्या था कि उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। एक बात याद रखिएगा, केंद्रक उपस्थित। जबकि हम पढ़े थे केंद्र क्या है? उपस्थित होता है। जबकि हम RBC में पढ़े थे केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, लेकिन इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। अब चलिए, ये दो चीज क्योंकि जगह का अभाव था। अब चलिए, इसमें क्या है? कनिकाएं। कोशिका द्रव्य में, इनके जो कोशिका द्रव्य होता है अंदर में, उसमें कनिकाएं पाई जाती है और कनिकाएं नहीं पाई जाती है। तो एक होता है कनिकाएं पाए जाना, माने ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होता है? इसमें कनिकाएं पाई जाती हैं।
इसमें क्या है, ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यूल्स क्या होता है, ग्रेन्यूल्स, इसमें कणिकाएं पाई जाती है। किसमें, तो कोशिका द्रव में। कणिकाएं पाई जाती है, इसमें कणिकाएं अनुपस्थित, ऐसे लिख दीजिए। ठीक, तो इस आधार पर कणिकाएं पाई जाती है, कणिकाएं नहीं पाई जाती है को दो भागे बांट दिए, ग्रेन्यूलोसाइट्स और एग्रेन्यूलोसाइट और ग्रेन्यूलोसाइट्स। अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, अब हम देखेंगे ग्रेन्यूलोसाइट भी अपने कुछ भाग में बढ़ जाता है। क्या है, ग्रेन्यूलोसाइट, राइट। अब ग्रेन्यूलोसाइट्स, तो ग्रेन्यूलोसाइट्स में देखिए इसका भी कुछ भाग हो जाता है। एक हो जाएगा आपको इओसिनोफिल्स, इसको हम एसिडोनोफिल्स भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम होगा एसिडोनोफिल्स। दूसरा हो गया आपका बेसोफिल्स, दूसरा हो गया बेसोफिल्स। देखिए इस सारे क्वेश्चन जो है बहुत ढंग से पूछेगा, हम आपको सारे क्वेश्चन बताते जाएंगे। बेसोफिल्स और तीसरा को जो हो गया, इसका जो हो गया तीसरा में हो गया न्यूट्रोफिल्स। देखिए न्यूट्रोफिल्स का एक और नाम है जिसको कहेंगे हम हेटेरोफिल्स। क्या नाम कहेंगे, हेटेरोफिल्स। देखिए ये आपको याद रखना बड़ी जरूरी है। अब हम आपको बताएंगे इसिनोफिल्स के बारे में या एसिडोनोफिल्स के बारे में। एक्चुअली ये क्या है, अब इसिनोफिल्स जो होता है, सबसे पहली बात कि इसिनोफिल्स जब बढ़ जाता है तो ये बोलते हैं इसिनोफिलिया, इसिनोफिलिया क्या हो जाता है, फिलिया। अगर वो बढ़ जाता है तो इसिनोफिलिया हो जाता है, मतलब बढ़ना। क्या है, इसका अगर बढ़ जाता है ये तो इसिनोफिलिया हो जाता है। और ये भी जो इसिनोफिल जो है ना, वो भी क्या करता है, तो बाहर से आने वाले जो जीवाणु होता है उसका भक्षण करता है। क्या करता है इसका, ऐसे चलिए, इसका क्या करता है, जीवाणु का भक्षण करता है। हानिकारक जीवाणु का भक्षण करता है। साथ ही साथ क्या करता है, यह भी देखना है कि हमें जो एलर्जी हो जाता है, ये एलर्जी का भी नियंत्रण करता है। और एक चीज और हम देखते हैं, जब इसिनोफिल्स जब हो जाता है तो इससे हम दम्मा, क्या होता है, दम्मा, अस्थमा, इसका हम शिकार हो जाते हैं। थकान, कमजोरी क्या हो जाता है, ये सारे बीमारियां हो जाता है। इसको महसूस करते हैं थकान के रूप में, कमजोरी के रूप में, और अस्थमा हो जाता है, दम्मा जैसा बीमारी हो जाता है। किसमें, जब इसिनोफिलिया हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है क्या, तेल मत खाओ, वसा वाले चीज मत खाओ, ठीक है, ताकि इसिनोफिलिया कम हो जाए। हाँ,
इसमें तो ईसियोनोफिलिया, लेकिन अपने से इसिनोफिलिया बोलते हैं, एसनोफिलिया भी बोलते हैं अपने सब गांव घर की भाषा में। कई बार मेरे दोस्त को भी एसनोफिलिया हो गया, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको तेल मना करता है। चलिए अब क्या है, एक हो गया बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या है, तो ये देखिए बेसोफिल्स जो है, इससे जो स्राव होता है हिपेरिन, सेरोटोनिन। इस सेरोटोनिन का भी काम है, हिपेरिन का भी काम है। तो हिपोरिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एक और है तो चलिए याद नहीं आ रहा, उसे हम लिखे हुए हैं। तो हिपेरिन, हिपेरिन का काम क्या है, तो देखिए जब ये क्या करता है, स्राव करता है, बेसोफिल्स स्राव करता है इसका, या उसके निर्माण में भाग लेता है। ये शरीर है, शरीर में हिपेरिन का काम है कि फाइब्रिनोजेन को निष्क्रिय कर दिया रहता है। हमारे खून में फाइब्रिनोजेन है, जब ब्लड बाहर निकलता है, हवा के संपर्क में आता है तो जम जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर वो जम नहीं पाता है। ये नहीं जमने का कारण है हिपेरिन, ये आपको याद रखना होगा। इसके कारण ब्लड या रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है, नहीं जमता है, या जमने से रोकता है। राइट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है आपका ये सेरोटोनिन, गौर से देखिए क्या ये सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण काम है सेरोटोनिन का। जब रक्त वाहिकाएं कट जाती है, वाहिकाएं कहीं चोट खरोच लग जाना या कट जाना, तो अगर वाहिकाएं पूरा फैला ही रहेगा तो ये पूरा का पूरा ब्लड बाहर बहने में उसको आसानी हो गया, ब्लड निकल जाएगा। लेकिन जब कहीं कटता है शरीर में तो सेरोटोनिन का स्राव बेसोफिल्स करता है, और जब बेसोफिल्स सेरोटोनिन का बहाव करता है तो कोशिकाएं संकीर्ण हो जाती, कोशिका नहीं वाहिकाएं, वाहिकाएं। अब जैसे मान के चलिए ऐसा है, ठीक है, ऐसे मान के चलिए वाहिकाएं हैं, लेकिन अगर कट गया ना तो सीधे ऐसे हो जाता है। क्या हो जाता है, संकुचित। क्या होगा, अब फैलने से देखा वो सिकुड़ गया, वहां पे मुखड़ा पे जहां पे कटा हुआ था वहां सिकुड़ गया। इसका काम क्या कौन करता है, तो सेरोटोनिन करता है। संकीर्ण बना देता है। क्या करता है, संकीर्ण बनाता है। जब कटता है तो सेरोटोनिन निकलता है, जब ये कहीं कटा तो सेरोटोनिन का स्राव होगा, और सेरोटोनिन का स्राव होगा तो क्या करेगा, ये जो है वाहिकाएं को सिकुड़ देगा, संकीर्ण कर देगा, और बहने का रास्ता को छोटा कर देगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, फाइब्रिनोजेन अपना काम करेगा। ठीक है, चलिए अब फाइब्रिनोजेन कहाँ बनता है, तो यकृत में बनता है। चलिए अब क्या है, अब हम जाते हैं न्यूट्रोफिल्स पे। इसमें स्पेस नहीं है तो हम चलते हैं न्यूट्रोफिल्स। देखिए न्यूट्रोफिल्स क्या है, सबसे ज्यादा संख्या न्यूट्रोफिल्स का होता है। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा संख्या में होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक संख्या, कहता है संख्या में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे ही पूछा था कि डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक संख्या किस कण का होता है, किस पार्ट का होता है, तो उसको हम बता देंगे न्यूट्रोफिल्स, जिसको हम हेट्रोफिल्स भी बोलते हैं। यानी पूरे डब्ल्यूबीसी का लगभग 70% होता है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप एक माइंड में रखिए। अब आगे आते हैं, इसका काम क्या है, इसका भी काम है रोगों से रक्षा करना या
हानिकारक जीवाणु जो बाहर से आता है ना, बाहरी, यहां बाहरी लिख दीजिए, बाहरी हानिकारक जीवाणु का भक्षण करता है। क्या करता है? भक्षण करता है। इसका दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं, इसका एक नाम है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रोफेज नहीं, मैक्रोफेज कर दीजिए, फेज कर दीजिए, मैक्रोफेज इसको हम नाम बोलते हैं। इसी का सबसे मेन नाम है शरीर का सैनिक। इसका एक और नाम है शरीर का सैनिक। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, हम पूरा WBC को तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब आगे देखिए, और आप भी पढ़िए। न्यूट्रोफिल सर्वाधिक संख्या में रोगों से रक्षा करता है, उसको मैक्रोफेज के नाम जानते हैं। उसको शरीर का, अगर आप WBC नहीं दे करके खाली मैक्रोफेज देइए, अगर न्यूट्रोफिल दे दे तो न्यूट्रोफिल क्या होगा? शरीर के सैनिक बोला जाएगा। भक्षण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी। ठीक, अब आगे देखिए, अब हम देखते हैं आगे तो ग्रेन्युलोसाइट। टी कोशिका, अग्रेनु साइट। अब इसका दो भाग कर दिया है, एक हो गया फिल्स ब्लड पढ़ा दिए, लिम्फोसाइट, दूसरा हो गया लिम्फोसाइट और दूसरा हो गया मोनोसाइट। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, लिम्फोसाइट, सबसे पहली बात, लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है लिम्फ नोड में। किसमें? इसका निर्माण अलग से होता है, निर्माण होता है लिम्फ नोड। यह आपको कई बार पूछ सकता है कि लिम्फ नोड में इसका निर्माण होता है। ठीक, साथ ही साथ इसका जो आकार सबसे बड़ा होता है। ये जितना देखे हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इसके बाद है हेट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, सब में इसका आकार क्या होता है? ज्यादा। और सर्वाधिक संख्या हो गया न्यूट्रोफिल्स। ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा आकार, सबसे बड़ा कण। ठीक, सबसे बड़ा। और ये क्या है? सबसे छोटा। ये भी एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ये भी भक्षण करता है। क्या करता है? भक्षण करता है। किसका? जीवाणु का, हानिकारक जीवाणु का। अब ये सब नहीं रहे तो शरीर का क्या हो जाएगा? एक चीज और होता है, एक कोशिका होता है, एक होता है टी कोशिका। याद रखिए, बी कोशिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है, शायद बहुत जगह बहुत कम जगह पढ़ पाएंगे आप। टी कोशिका, ठीक है, तो थोड़ा इसको इधर कर देता ना। मोनोसाइट ये हो गया सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है ना। ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा कौन सा कण है ये WBC में, तो मोनोसाइट। अब ये देखिए, टी कोशिका, बी कोशिका, ये बी कोशिका क्या और टी कोशिका क्या? तो बी कोशिका जो है ना, इसका
क्या करता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये एंटीबॉडी किससे लड़ता है? बाहरी हानिकारक जीवाणुओं से या रोगजनक जीवाणुओं से। और एक बात और, जब रोग बढ़ता है तो अब WBC की संख्या बढ़ जाती है। ये भी लिख लीजिए, WBC, ठीक है। रोग के खतरा होने पर या रोगग्रस्त होने पर WBC बढ़ जाता है। एकदम देखिए बढ़ जाता है। अब देखिए ये क्या है? बीटा कोशिका एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का निर्माण, साथ ही देखिए कोशिका, हम देखते हैं, एक बात याद रखिए, आप शायद HIV और एड्स के बारे में जरूर सुने होंगे। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसमें। बीटा कोशिका, बी कोशिका, बीटा नहीं बी कोशिका है, याद रखिएगा। ये WBC का बी कोशिका है। ये इसमें बी कोशिका में क्या होता है? एक आता है ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक। लेकिन टी कोशिका एक हो गया। ये टी कोशिका के बारे में आपको बता रहे हैं। टी कोशिका क्या है? तो टी कोशिका देखिए, हम एड्स के बारे में जानते हैं। AIDS इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऐसे हो गया एड्स। इम्यूनो डिफिशियंसी, ऐसे HIV, इसको कहेंगे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी CNC, क्या ये? वायरस, ठीक है। इसका होगा एक्वायर, AQUIRED, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब इसकी चर्चा क्यों की है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एड्स में क्या होता है, इसमें जो है ये टी कोशिका का जो सबसे बड़ा काम है कि क्षतिग्रस्त जो कोशिका होता है, रोगग्रस्त कोशिका होता है, उस रोगग्रस्त कोशिका को खत्म कर देता है। क्या करता है? रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त कोशिका को नष्ट कर देता है। कौन करता है? टी कोशिका। लेकिन ये जो एड्स है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक जो बीमारी है, इसमें HIV जो होता है, ये क्या करता है? तो इस कोशिका में जो है ना छेद कर देता है, टी कोशिका में। और टी कोशिका को छेद करके उस कोशिका को ही मार देता है। नहीं तो शरीर में कुछ कोशिका, टी कोशिका ऐसा कोशिका है कि अगर कहीं क्षतिग्रस्त हो गया, बाहरी जो आक्रमण किया, जो मान लिया जाए ये रोगाणु या जीवाणु, हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया जो आक्रमण किया, उससे कुछ बीमारियां पैदा, कुछ में तो बच गया वो बीमारी घुस करके, तो उस कोशिका को क्या करता है? वो मार। लेकिन अगर ये टी कोशिका ही नष्ट हो जाए तो वो तो बैक्टीरिया तो जो घुस गया, जो मरा तो मरा, नहीं तो जो घुस गया तो घुस गया। कुछ कोशिका को क्षतिग्रस्त कर दिया, उसमें तो जीवित है। अब क्या करता है वो? अब उसको मारने वाला, अगर ये उसको मार दिया तो रहा नहीं, तो इसी कोशिका को ही छेद करके नष्ट कर देता है, जिसके कारण जो है हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। तो एड्स कोई बीमारी है नहीं,
लेकिन इम्यून सिस्टम को ही खराब कर देता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अब हमारा ये दो कंप्लीट हो गया है, WBC। अब हम आते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या करेंगे? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी इसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे, राइट। अब देखिए थ्रोम्बोसाइट क्या होता है। ये केवल और केवल स्तनधारी कोशिका में भी पाया जाता है। केवल स्तनधारी जीव में ही क्या होता है? पाया जाता है। अब क्या है, इसका कोशिका जो होता है ना, क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। तो इसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है ना। तो इसको हम थोड़ा सा थ्रोम्बोसाइट ठीक है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें भी जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक अनुपस्थित। साथ ही वो क्या होता है, तो सिकुड़ सकता है, यानी इसको बोलेंगे संकुचनशील। क्या होता है इसका संकुचनशील होता है, संकुचनशील टाइप का होता है। ठीक। अब हम आगे बात करेंगे थ्रोम्बोसाइट में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में, किसका? रक्त का। जमने में मदद करता है। क्या करता है? अगर ये न रहे, थ्रोम्बोसाइट न रहे, प्लेटलेट्स न रहे, तो हमारा ब्लड नहीं जमेगा। इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य काम यही है ना, मुख्य कार्य। अब थोड़ा सा ये देखिए, तो इसका निर्माण जो है, ये है ना, इसका निर्माण, थ्रोम्बोसाइट का जो निर्माण की बात जब करेंगे तो कहां होगा? तो मेगा कैरियोटिक, ठीक है, कोशिका से होगा। मेगा कैरियोटिक साइट, मेगा कैरियोटिक साइट कोशिका, ठीक है। और इसकी संख्या 25,000, क्या गया? 25,000 दिया है, कम से कम होना चाहिए, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट का। अब चलिए, अब आगे देखते हैं कि ब्लड का जमना क्या है? ब्लड का जमना, ब्लड का जमना या स्पंदन बोलते, स्पंदन, ठीक है, या थक्का जमना, ये सारा चीज एक ही है, ठीक है। अब थक्का कैसे बनता है? तो जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगता है या फिर कहीं कट जाता है, तो उस स्थिति में रक्त बाहर आता है या फिर कहीं एक जगह जम जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, जब ब्लड कहीं वाहिनी में जम जाए, रक्त वाहिका में जम जाए, तो उसको क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसिस। रक्त का वाहिनियों में जमना, वाहिनियों
में जमना। गौर से देखिए, बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर चोट लग जाता है तो वाहिनी में जम जाता है। अगर ब्लड नहीं निकल पाया तो देख रहे हैं कि माथे में थक्का हो जाता है, कहीं शरीर में थक्का हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस, ठीक। यानी शरीर से रक्त निकलना भी जरूरी हो जाता है। कभी नस फट गया अंदर में, अगर मान ली चोट लग गया कहीं पे, या बहुत टेंशन में रहता है कोई आदमी, बहुत हेवी टेंशन में रहता है, तो उसका क्या करता है? ब्रेन का नस फट जाता है। उसको बोलते हैं हम ब्रेन हेमरेज। और जब ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो क्या होता है? वहीं पे जाकर के ब्रेन के अंदर जो है ब्लड जम जाता है। कितना खतरनाक बात है। लेकिन रक्त का वाहिनियों में जमना थ्रोम्बोसिस कहलाता है, ठीक। और बाहर भी रक्त आता है तो भी जमता है। अब चलिए, जब शरीर में अंदर जम गया तो ठीक है, अगर बाहर आया तो बाहर में दो चीजों, जब ये रक्त बाहर आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो क्या करता है? वो तरल भाग से जो है वो गुलठी सा बना लेता है और धीरे धीरे चारों ओर जाली जैसा बना लेगा। और ये क्या है? एक जैली अर्ध तरल पदार्थ, यानी जैली के समान हो जाएगा। यानी जो पूर्ण तरल जो बहने वाला था, अब वो बहने वाला नहीं रहा, वो अब धीरे धीरे क्या होगा? अभिक्रिया करेगा और बन जाएगा जैली के समान और थक्का बना लेगा। इसी को हम थक्का बना, जब थक्का बन जाता है तो रक्त का शरीर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। ये मैं अपने पे भी कभी लागू किया हूं कि अगर ब्लड आपका कहीं कट गया तो 5 मिनट कम से कम उस जगह को हाथ से बंद करके रखिएगा, तो आपका ब्लड बहना बंद हो जाएगा। तो जब चलिए, अब ब्लड जब कहीं कट जाता है, कटने पर देखिए, कटने पर कहीं अगर कट जाता है, कहीं शरीर में कटने पर शरीर से, ब्लड से दो चीजों का स्राव होता है। और मैं आपको अभी बताया था, अभी जस्ट पढ़ाया हूं, सेरोटोनिन। ये क्या हो गया? सेरोटोनिन। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है टोनिन, सेरोटोनिन। एक दूसरा चीज निकलेगा जिसको हम बोलेंगे फाइब्रिन, नहीं फाइब्रिनोजेन नहीं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए, दो चीज निकला। तुरंत जब ये हाथ कटेगा, पैर कटेगा, कहीं कट जाएगा, ब्लड जब ये बाहर आएगा, हवा के संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में जब ये आएगा तो दो चीजें होगा, एक सेरोटोनिन निकलेगा और एक थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा, स्राव होगा। अब थ्रोम्बोप्लास्ट सबसे पहले जो एक्शन लेगा वो तो सेरोटोनिन लेगा। सेरोटोनिन क्या करेगा? अभी मैं बताया था कि रक्त वाहिनियां ऐसे है ना, इस रक्त वाहिनियां को क्या करेगा? इसके जहां कट गया है उसके सिरा पे इसको संकीर्ण कर देगा। क्या कर देगा? संकीर्ण कर देगा, यानी उसके निकलने के रास्ता को छोटा कर देगा ना, संकीर्ण, ठीक। अब जो ब्लड फ्लो हो रहा था ना, छोटा थोड़ा निकलेगा, राइट। ये क्या है? वाहिकाएं। क्या निकलेगा इसमें? सेरोटोनिन ना, सेरोटोनिन। क्या निकला इसमें? यहां लिख दो, सेरोटोनिन, ठीक। अब दूसरी जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसका बना होता है? तो फास्फोलिपिड का और लिपोप्रोटीन का। अब इसमें हम दो चीज करते हैं। किसका बना होता है इसका? फास्फोप्रोटीन, फास्फोलिपिड का प्रोटीन है, फास्फोलिपिड, लिपिड होता है वसा का, और दूसरा हो गया लिपोप्रोटीन। देखिए,
ये दो चीज का बना होता है। किसका बना होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉस्फोलिपिड का और लिपोप्रोटीन का बना होता है। अब देखिए, अब ब्लड का थक्का जमने की प्रक्रिया चालू होगा। थक्का जमने की प्रक्रिया देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए ये क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? तो कैल्शियम के जो आयन होता है, कैल्शियम, क्या कैल्शियम, तो देखिए Ca++, दो गो प्लस है, डबल आयन हो जाता है इसके साथ, और कुछ प्रोटीन होता है। क्या होता है? कुछ प्रोटीन। ये दोनों के साथ जब मिल जाता है, कुछ अभिक्रियाएं कर लेता है, तो क्या बनाता है? प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या बनाता है? प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज। देखिए प्रोथ्रोम्बिनेज बना दिया। अब देखिए इतना तो काम हो गया। अब एक होता है प्रोथ्रोम्बिनेज, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। हर्षिक आर्द्री का जाने दीजिए। प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? तो एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है थ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ना, एक थ्रोम्बिन जो है प्रोथ्रोम्बिन के रूप में निष्क्रिय रहता है। क्या? एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन के रूप में, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन का निष्क्रिय अवस्था है। निष्क्रिय अवस्था है। गौर से देखिए क्या है? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन का निष्क्रिय अवस्था है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन क्या होगा। प्रोथ्रोम्बिनेज। देखिए कहा प्रोथ्रोम्बिनेज? यहां है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सभी क्रिया करके प्रोथ्रोम्बिनेज बना था। लेकिन अभी भी प्रोथ्रोम्बिन जो है ना, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन का ही निष्क्रिय। जब थ्रोम्बिन बनेगा तो थ्रोम्बिन फिर क्या होगा? 5 हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा, लेकिन जो कि प्रोथ्रोम्बिन के रूप में है। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? ये प्लस करता है CAA के बीच जब कुछ अभिक्रिया होती है, इसकी उपस्थिति में क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है? अब क्या होता है? ये जो कुछ बना लेता है तो इसको क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। क्या होता है? जब इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है तो थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है। इतना ही, उसको थ्रोम्बिन को हटाइए। हिपेरिन, हिपेरिन को क्या करता है? इसके साथ जब संयोग करने के बाद एक ऐसा केमिकल बना लेता है कि हिपेरिन को देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बना, ये कैल्शियम और कुछ प्रोटीन के साथ संयोग करके प्रोथ्रोम्बिनेज का बना दिया। अब एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? थ्रोम्बिन का निष्क्रिय। ये भी मान के चलिए थ्रोम्बिन ही है, लेकिन थ्रोम्बिन का निष्क्रिय अवस्था है। तो इसके लिए क्या हुआ? निष्क्रिय अवस्था कब है? जब तक हिपेरिन रहेगा तब तक वो प्रोथ्रोम्बिन के रूप में रहेगा।
जब ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है कैल्शियम के साथ कि उपस्थिति में क्या करता है, हिपेरिन को निष्क्रिय कर देता है। जब हिपेरिन को निष्क्रिय कर देगा तो थ्रोम्बिन क्या हो जाएगा, अब थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाएगा, थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाएगा। जब ये थ्रोम्बिन हम क्या होगा, जब ये है हिपेरिन खत्म, थ्रोम्बिन, क्योंकि ये क्या करता है हिपेरिन को जब ही आपको निष्क्रिय कर दिया तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाएगा और थ्रोम्बिन के साथ फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन कहां बनता है, यकृत में बनता है। अब फाइब्रिनोजेन ये दोनों एक्टिव होकर के क्या हो जाएगा, अब वो अलग प्रक्रिया कर लेगा तो इसके बाद बन जाएगा फाइब्रिन, मतलब फाइब्रिन बन जाएगा, फाइब्रिन। अब देखिए, अब फाइब्रिन ही जो है ना ये मेन चीज है। और ये फाइब्रिन क्या करेगा, तो जाल का थक्का बना देगा। क्या बना देगा, जाल का थक्का बना देगा। थक्का जो है ब्लड के चारों ओर क्या करेगा, थक्का टाइप का बना देगा ना। अब क्या करेगा, ये जाल का निर्माण, मतलब रक्त के चारों ओर जाल बना देगा, राइट। अब एक और चीज देखिए, जब ब्लड बहने लगता है, जब ब्लड रुक जाता है तो उससे पीला पदार्थ निकलते हुए देखिएगा। तो पीला पदार्थ क्या है, सीरम, सीरम। ब्लड जब थक्का जम जाता है तो एक हल्का सा पानी जगह देखेगा, पीला पदार्थ हो गया सीरम। और सीरम में क्या है, इसको सीरम कहलाएगा। और सीरम में फाइब्रिनोजेन नहीं है, फाइब्रिनोजेन अगर फिर पानी से सीरम से फाइब्रिनोजेन हटा दे, फाइब्रिनोजेन नहीं ना हटा दे तो क्या बना देगा, ये इधर को कर दीजिए, ये इसका डिपार्टमेंट अलग हो गया तो ये सीरम बन जाएगा। देखिए बहुत अच्छा, मैं कितना अच्छा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहता हूं। अब थोड़ा सा देखिए, मैं और आगे कुछ और को बताना चाहता हूं आपको। चलिए, ये थक्का जमने वाला प्रक्रिया हो गया। अब हम थोड़ा आते हैं ब्लड ग्रुप। कहता भाई मेरा खून तुम्हारा खून एक ही खून है, क्या फर्क पड़ता है, इंसान इंसान है। इंसान तो भले ही एक है, खून का रंग जरूर लाल है, लेकिन खून के अंदर मिलने वाले जो पार्टिकल्स हैं, एंटीजन्स है, प्रोटीन्स है, वो शायद अलग हो सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति का खून हर व्यक्ति पे नहीं चल सकता है। यानी कि एक परिवार का खून भी एक परिवार में नहीं चल सकता है, भाई का खून भी भाई पे लगभग नहीं चल सकता है, क्योंकि उसका भी ग्रुप होता है। बिल्कुल सबका खून सब में नहीं जाता है, एक्सेप्ट करता है, उसमें प्रोटीन होता है, एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है, और इसके आधार पर ब्लड का अलग से खून किया गया। चलिए अब देखिए क्या है इसमें, स्टीनर महोदय, लैंड स्टीनर, यहां से चलिए हम पढ़ाएंगे रक्त समूह। अब क्या है रक्त समूह। अब देखिए लैंड स्टीनर महोदय क्या है, लैंड स्टीनर महोदय ने 1902 में ईस्वी में रक्त समूह की खोज की। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था बच्चों, नोबेल पुरस्कार इसी काम के आधार पर पुरस्कार मिला था। कब, 1930 ईस्वी में। वैसे तो नहीं पूछता है, अगर पूछ दे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए ब्लड में प्रोटीन होता है, दो प्रोटीन, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। रक्त
देखिए एंटीजन, एंटीजन कहिए, एक प्रतिजन, एंटीजन, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी देखिए, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। तो ये जो रक्त समूह का जो न खोज किया गया, इसी आधार पर किया गया। क्या इसका मेन आधार है? एंटीजन। एंटीजन, 4 एंटीजन, 2 प्रकार। देखिए एंटीजन होता है ए, एंटीजन बी, फिर एंटीजन ए बी, एंटीजन नहीं, यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों साथ हो सकता है, और कोई भी नहीं हो सकता है। तो अगर ए एंटीजन है तो ए होगा, बी एंटीजन उपस्थित है तो बी ग्रुप होगा। अगर ए बी दोनों एंटीजन उस ब्लड में उपस्थित है तो ए बी रक्त समूह देंगे। अगर कोई भी एंटीजन, यानी एंटीजन कोई प्रोटीन नहीं है उसमें, तो उसको हम ओ में रखेंगे। ठीक, यानी एंटीजन के किसमें? रक्त में। इधर देखिए, रक्त में एंटीजन के उपस्थिति के आधार पर, रक्त को 4 समूह में बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया, राइट। अब एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी कितने प्रकार का है? एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, छोटा बी से दर्शाएंगे। गौर से देखिए, एंटीजन क्या होगा? जिसमें ए होता है और बी होता है। एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है। और इसमें क्या हो? एंटीबॉडी में एंटीजन छोटा ए और एंटीबॉडी छोटा बी। अब इसमें भी देखिए, अगर एंटीजन जिसमें ए है उसमें उसके विपरीत एंटीबॉडी का निर्माण होगा। जैसे रक्त समूह ए है ब्लड का, तो उसमें क्या हो गया? तो जब जब रक्त एक समूह ए है तो एंटीजन ए उपस्थिति के कारण ही तो ए एंटीजन को बड़ा ए से, कैपिटल ए से हम दर्शाते हैं, इसीलिए ब्लड ग्रुप ए में बड़ा ए रहेगा, कैपिटल ए रहेगा। अगर जिसमें एंटीजन ए है उसमें एंटीजन ए नहीं रह करके एंटीबॉडी बी का अपने आप में जो है सृजन हो जाएगा। अगर बी ब्लड ग्रुप है और बी में बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अगर ए बी हो गया ब्लड ग्रुप, यानी उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों है, तो उसमें एंटीबॉडी क्या रहेगा? कुछ नहीं, नील नहीं रहेगा। अब ब्लड ग्रुप ओ देखिए, ओ में क्या होता है? एंटीजन कुछ भी नहीं है, न ए है न बी है, यानी ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो क्या बनेगा उसमें? ओ में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों बन जाएगा। तो ए बी, हम ब्लड समूह के बारे में समझ लिए, उसको हम चार्ट के साथ ही बता देंगे आपको। और एक बात और ये है कि अगर एंटीजन, थोड़ा सा आगे देखते हैं, अगर एंटीजन ए में अगर एंटीबॉडी बी पर गया तो ब्लड का आश्लेषण हो जाएगा और चिपक जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा आगे आइए। देखिए मेहनत है। अब क्या है? देखिए ऐसे करिए, ठीक, रक्त समूह कर देते हैं। रक्त समूह, दूसरा हो गया एंटीजन, तीसरा हो गया एंटीबॉडी,
ठीक। अब देखिए एंटी, अब रक्त समूह क्या है, ए है, ठीक है। तो जब रक्त समूह ए है तो एंटीजन क्या हो जाएगा, बड़ा ए, क्योंकि एंटीजन ए के कारण ही रक्त समूह का नाम ए पड़ा। और जब रक्त समूह ए है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, विपरीत बनेगा, यानी ए नहीं बन करके बी बन जाएगा। ठीक। अब हम आएंगे, अब रक्त समूह बी हो गया। अब बी में एंटीजन क्या होगा, तो चूंकि बी के कारण, बी एंटीजन के कारण ही उसको हम क्या बोले, रक्त समूह बी, तो हम उसको बी लिख देंगे एंटीजन। लेकिन जब एंटीबॉडी क्या बनेगा, उसके विपरीत बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी हम इसमें ए बन जाएगा एंटीबॉडी। राइट। अब चलिए, अब क्या है, ए और बी करिए। अगर रक्त समूह ए और बी है तो एंटीजन ए और बी उपस्थित है, इसीलिए उसको ए बी बोलेंगे, तो एंटीजन ए और बी उपस्थित हो गया। लेकिन एंटीबॉडी उसके विपरीत बनता है, तो चूंकि ए बी है, ये है, तो ए बी तो बनेगा ही नहीं, यानी कोई नहीं। राइट। अब देखिए ये हो गया ओ, ऐसे भी तो रक्त होंगे जिसमें क्या होगा, कोई एंटीजन नहीं होगा, को न ए होगा न बी होगा, मतलब जीरो। ये ओ मतलब जीरो, मतलब कोई नहीं। राइट। अब देखिए एंटीबॉडी, अब जब कोई नहीं है, न ए है न बी है, तो दोनों एंटीबॉडी जब है नहीं तो उसके विपरीत में आएगा ना, तो दोनों बन जाएगा, यानी एंटीबॉडी ए और बी, माने ए बी दोनों बन जाएगा। ठीक। अब देखिए, अब जो है रक्त समूह ओ, अब एक और चीज हम लेते हैं, इसमें थोड़ा कर देते हैं। अब कौन सा समूह ले सकता है, यानी कि ये हो गया प्राप्तकर्ता। ठीक है। और ये है दाता, ब्लड दाता हो गया। अब गौर से देखिए, हम दोनों इसमें ले लेते हैं। जिसके पास ए है ना, वो क्या करेगा, ए वाले को तो दे ही देगा। ठीक है, ए वाले को दे देगा। अब देखिए, अब और किसी को दे सकते हैं, प्राप्तकर्ता किससे ले सकता है, तो इसको बंद करो, आते हैं फिर देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, अब यह है प्राप्तकर्ता। तो देखिए ए किससे ले सकता है और बी, माने एक किसको दे सकता है, तो एक ए को दे सकता है। ठीक। साथ ही साथ ए बी वाले को भी दे सकता है। ठीक। बी वाले क्या कर सकता है, खुद बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। अब देखिए ए बी किसको दे सकता है और ओ किसको दे सकता है, ओ सबको दे सकता है। ओ क्या कर सकता है, ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अब ए बी क्या कर सकता है, ए बी सिर्फ ए और बी को दे सकता है। गौर से देखिए, ए बी सिर्फ ए बी को देगा, ओ सबको देगा, लेकिन ए केवल ए को देगा ए बी को, बी को देगा, ए बी को देगा। अब ये क्या हो गया, प्राप्तकर्ता, लेने वाला। इन सबको सामने में जो है ओ ग्रुप का ब्लड मिल सकता है, लेकिन देने वाला की बात कीजिए, ये प्राप्तकर्ता हो गया। अब दाता, जिस व्यक्ति के पास ए और ए बी है उसको ए मिल जाएगा, बी और ए बी को जो है बी वाला ग्रुप डाला जा सकता है। जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है उसको ए बी डाल सकते हैं, और जिसके पास
क्या है ये ओ वाला तो सबको डाला जा सकता है ना, ओ वाला सबको डाल सकते हैं। चलिए अब दाता जो किसको देता है देना है, तो देखिए ओ है यहां है, चलिए ओ वाला सिर्फ ओ वाला को देगा, ओ वाला दिमाग में लगा लीजिए, ओ वाला ही ओ वाला को देगा। अगर इसको ओ वाला का जरूरत पड़ गया तो ओ वाला को देगा। अब देखिए दूसरा है ए बी, ए बी क्या करेगा, ए बी वाले जो है ए बी वाले को शब्द देगा, ए बी ओ ए बी वाले को सब आदमी ग्रुप दे सकता है, ओ सबको देगा लेकिन ओ वाले को सिर्फ ओ देगा। अब देखिए ए वाले को क्या करेगा, ए वाले को ए और ओ वाला दे सकता है, ए वाले को सिर्फ ए वाला देगा और ओ वाला देगा, इसी प्रकार बी वाले को बी वाला देगा और ओ वाला देगा। अब देखिए कितना ढंग से चार्ट बन गया रक्त समूह। रक्त समूह चार्ट मेरे ख्याल से अब समझ गए होंगे। दूसरी बात, ये जो ओ है ना, ओ को बोलेंगे सार्वत्रिक, इस यहां लिख देते हैं। देखिए एक होता है ओ ग्रुप को क्या बोलेंगे, ओ ग्रुप को बोलेंगे दाता, यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता। ए बी को बोलेंगे सर्वग्राह्य, सर्वग्राह्य। देखिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। एक है बच्चों RH फैक्टर के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, फैक्टर। इसमें भी एक वीनर साहब और लैंडस्टीनर साहब, वीनर साहब और लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर, ये महोदय क्या किए, तो रिसर्च कर रहे थे, तो इसने पाया कि रिसेस नंबर, क्या रिसेस बंदर, रिसेस नामक बंदर पर रिसर्च किए। तो इसने देखा RH फैक्टर, एक में RH हो गया, एक RH दोनों, एक RH माइनस हो गया, एक RH प्लस हो गया। तो एंटीजन, RH एंटीजन क्या होता है, RH एंटीजन, यहां भी देखिए RH एंटीजन, ठीक है, जिसमें RH एंटीजन है यानी वो प्रोटीन है, जिस RH उसको RH प्लस बोलेंगे, मतलब RH एंटीजन उपस्थित, इसमें एंटीजन अनुपस्थित, अनुपस्थित, ठीक है। तो देखिए RH माइनस मतलब RH एंटीजन नहीं है, RH प्लस एंटीजन मतलब RH प्लस में एंटीजन है। अब इसमें एक चीज है कि अगर RH माइनस वाले व्यक्ति में अगर कोई व्यक्ति RH माइनस वाले व्यक्ति है, उस व्यक्ति में अगर RH प्लस वाला अगर डाल दिया जाए, किसको में, इसमें डाल दिया जाए, व्यक्ति में रक्त डाल दिया जाए, ये क्या है, हम रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो क्या होगा, आश्लेषण हो जाएगा। जो भी आश्लेषण नहीं पढ़ाए थे, थोड़ा सा हम अरच्य बदाम करते हैं पहले हम, आश्लेषण। तो क्या होगा, ये आश्लेषण हो जाएगा, चूंकि तो इसमें डालेंगे ना तो एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा, एंटीबॉडी का।
आर एच प्लस अगर आर एच माइनस वाले व्यक्ति में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। ज्यादा डालने पर क्या होगा, आश्लेषण हो जाएगा और जो रक्त जो है एक दूसरे को चिपक जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी ना। आर एच माइनस वाले व्यक्ति को आर एच प्लस रक्त डालने पर आश्लेषण हो जाएगा, आश्लेषण हो जाएगा और ये क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर ए और बी जब भी बताए थे कि अगर ए रक्त समूह है जिसमें एंटीजन क्या है, रक्त समूह है ये, अब ये क्या है, एंटीजन ए, एंटीजन ए है और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बी हो गया। अगर एंटीजन ए, अगर रक्त समूह ए वाले में अगर एंटीबॉडी बी वाले रक्त को डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आश्लेषण, आश्लेषण। यानी वो अगर क्या करेंगे, अगर रक्त समूह ए में अगर रक्त समूह बी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है इसका जो इसमें क्या आएगा, एंटीबॉडीज का बी बन जाएगा, लेकिन इसमें तो सही रहेगा। लेकिन अगर पुनः ए वाले डाल देंगे तो ए में डालेंगे तो क्या होगा, ये एंटीजन है ये ना, तो अगर बी वाले रक्त इसमें अगर हम ए में अगर हम बी वाले डाल देते हैं, बी रक्त समूह डाल देते हैं, दोनों मिला देते हैं, तो इसमें जो एंटीजन ए है, इसमें तो एंटीजन ए है, लेकिन इसका जो एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए क्या करेगा, इसके एंटीजन, एंटीजन ए से मिल जाएगा। चूंकि ए में एंटीजन ए है और बी में एंटीबॉडी बी है, बी एंटीबॉडी ए है, बी में एंटीबॉडी ए है और ए में एंटीजन ए है, और एंटीजन ए और एंटीजन बी जो है, एंटीजन ए एंटीबॉडी ए मिल करके क्या कर देगा, आश्लेषण हो जाएगा। अब ब्लड ये चिपचिपाहट वाला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, तो फिर ब्लड खराब हो जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको इतना आश्लेषण से पढ़ा दिया हूं, लेकिन आप ये तो मैं फ्लो चार्ट के साथ पढ़ाया था, ये मेरा पढ़ाने का अपना स्टाइल है। अब आपको जो खुद को तैयारी करना है और अच्छे से अगर समझना है तो मैं आपको चार्ट बनाया हूं। देखिए WBC का, देखिए ये आपको लिख लीजिए, WBC में व्हाइट ब्लड देखिए, डायपीडेसिया जो होता है कब होता है, जब रुधिर, WBC रुधिर कोशिका में भेद करके पूरे शरीर में फैल जाता है। श्वेत रक्त कण ल्यूकोसाइट हो गया, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, देखिए इसके बाद आरबीसी से बड़ा हो गया, लेके देखिए सारा चीज आपका जो हम लिख के रखा हूं, एक नंबर अच्छा चार्ट है ये आपका। अब आगे देखिए, इसके बाद ये देखिए, ये पूरा का पूरा मैं लिख के रखा है, ये सब चार्ट एक से ले लीजिए। इसका स्क्रीन चार्ट इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी स्क्रीन चार्ट शॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। ये सब तो पढ़ाया हुआ अभी जो पढ़ाए हैं, ये सब चार्ट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। और देखिए इसका भी ले लीजिए, रक्त का थक्का वाला है। इसके बाद इसका ही ले लीजिए, हम ब्लड रक्त समूह के बारे में जो है इसका भी ले लीजिए, फैक्टर हो गया। इससे पहले आपका देखिए, इसका देखिए रक्त समूह के बारे में ले लीजिए, पूरा का पूरा चार्ट ले लीजिए। इसके बाद स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, RH वाला का ले लीजिए, इसका ये ले लीजिए। अब जो मैं देखिए, अब मैं जो तैयार करके रखा था ना, कहाँ गया आपका, एक देखिए, रुक जाइए,
एक देखिए ये पूरा तैयार हो गया आपका। ठीक है, इसको आप इसके स्क्रीनशॉट ले WBC का। अब एक अंतिम में देखिए, आप देखिए इसके बाद 2 नंबर देखिए आपका WBC का ग्रेनुलोसाइट हो गया, इसका पूरा का पूरा देख लीजिए। ईसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया। इसके बाद आपका लिम्फोसाइट के बारे में, मोनोसाइट के बारे में ये अपना तैयार करके चार्ट रखा। और इसके बाद देखिए 2 हो गया। 3 नंबर देखिए, इसका भी देखिए रक्त का थक्का बनने में जो हिस्सा लेने वाले जो है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, विटामिन के हो गया, कैल्शियम के आयन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। थक्का बनने की प्रक्रिया जो मैं आपको पढ़ाया हूं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, उसके बाद कैल्शियम और कुछ प्रोटीन के संजो करके प्रोथ्रोम्बिनेज बनाता है। फिर थ्रोम्बिन के बाद जो है ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन की क्या निष्क्रिय अवस्था है, सारा मैं आपको बता दिया हूं। उसको आप बढ़िया से देख लीजिए। रक्त समूह देख लीजिए, वो तो मैं एक में बना कर रख दिया था। ये खोज करता है, देखिए क्या है रक्त समूह ए, एंटीजन, एंटीबॉडी। ठीक, मैं सारा का सारा बनाया, चार्ट ही बनाया। और ये देखिए रक्त किसको देना है, किसको लेना है, ये सारा चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फर्स्ट क्लास से बढ़िया से हो जाएगा आपका। चलिए हो गया। तो चलिए अब जहां तक मुझे संभव हुआ मैं अच्छा से पढ़ाया। अब आगे का जो है रक्त का जो है, अब हृदय के बारे में और रक्त वाहिनियां के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे और बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे। लगभग ब्लड का तो बहुत सारा चीज पढ़िए लिए हैं, अब थोड़ा कुछ पढ़ना है हृदय के बारे में, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, 1 से 2 चैप्टर में उसको हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए धन्यवाद।